गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस और कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे बेटा। उसके बाद फिर कैपेसिटेंस शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस those surfaces on which all the points have same potential called equipotential surface. Equipotential surfaces. Those surfaces on which all the points have सेम पोटेंशियल कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा सरफेस जिसके ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर आप जाए पोटेंशियल सेम मिलेगा, वो सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है, क्या क्या हो सकता है बेटा? तो जैसे देखिए, मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा जा रहा है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मैंने क्या किया बेटा, एक ये लाइन ड्रॉ किया। इस लाइन पे अगर ये यूनिफॉर्म है, ये फील्ड कैसा है बेटा, यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म फील्ड रहेगा तो इक्विपोटेंशियल लाइन ये हो गया, और इसके ऊपर बिल्कुल ये सरफेस ऐसा परपेंडिकुलर सरफेस, ये कहलाएगा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये देखिए, ये सरफेस कहलाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। फील्ड लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब ये प्लेनर सरफेस हो गया। ये सरफेस कैसा हो गया बेटा, प्लेनर सरफेस। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट ए पॉइंट से लेकर के अगर बी पॉइंट इसी सरफेस के ऊपर हम बात करें तो इसका भी सेम पोटेंशियल, इसका भी सेम पोटेंशियल, बी इक्वल टू बी बी हो जाएगा बेटा। सेम पोटेंशियल होगा, सेम पोटेंशियल। दूसरे सरफेस पे भी अगर मैं सी की बात करूं और डी की बात करूं तो बी सी इक्वल टू बी डी हो जाएगा, बी सी इक्वल टू वीडी हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ और यहाँ पे बात करूँ, कहीं पे भी इस पूरे सरफेस पे सेम पोटेंशियल, इस पूरे सरफेस पे सेम पोटेंशियल, इस पूरे सरफेस पे सेम पोटेंशियल। मगर इस सरफेस का पोटेंशियल और इस सरफेस का पोटेंशियल ये दोनों डिफरेंट होगा, इस सरफेस का पोटेंशियल डिफरेंट होगा, लेकिन इस पूरे सरफेस पे सेम पोटेंशियल होगा, इस पूरे सरफेस पे सेम पोटेंशियल होगा। ऐसे सरफेस को हम क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो वो क्या क्या बातें हैं ये देखिए। पहले एक प्लेनर सरफेस बनाया, दूसरा और भी बना सकता हूँ मैं इसको। जैसे मैं कोई चार्ज अगर क्यों रख दिया तो बताइए, अगर पॉइंट चार्ज क्यों रख दिया तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सा सरफेस होगा बेटा? तो ये सरफेस होगा, ये फील्ड लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये स्फेरिकल सरफेस हो जाएगा बेटा। ये देखिए, ये सरफेस जो होगा बेटा ये स्फेरिकल होगा, नॉट सर्कल, स्फेरिकल सरफेस। वैसे आप स्फेरिकल लाइन बोल सकते हैं, ये क्या बोलते हैं, स्फेरिकल बोलते हैं। सर्कुलर लाइन हो सकता है तो वो भी इक्विपोटेंशियल लाइन हो जाएगा, लेकिन अगर सरफेस की बात कर रहा हूँ तो पूरा आपको सरफेस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सरफेस में स्फेरिकल सरफेस हो जाएगा। अगर पॉइंट चार्ज सेंटर पे रख दिया तो ये रेडियस कांस्टेंट, ये रेडियस पे सब जगह पोटेंशियल सेम होगा बेटा। ये पोटेंशियल ये पूरे सरफेस पे सेम पोटेंशियल, इस पूरे सरफेस पे सेम पोटेंशियल भी, मगर ये दोनों अलग अलग पोटेंशियल होगा, ठीक है। तीसरा सिलिंड्रिकल सरफेस, ऐसे लाइन चार्ज हमने बना दिया। अगर ये हमने लाइन चार्ज बना दिया बेटा ऐसा, तो ऐसा सिलिंड्रिकल सरफेस, ठीक है। ये सरफेस भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ये दोनों सरफेस सिलिंड्रिकल सरफेस है, सिलिंड्रिकल
सिलेंड्रिकल सरफेस, मतलब ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल ये दोनों अलग अलग है, मगर इस पूरे सिलिंड्रिकल पे सरफेस पे बेटा सेम पोटेंशियल होगा, इस पूरे बड़े वाले सिलिंड्रिकल पर सेम पोटेंशियल होगा। ऐसे सरफेसेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स नोट करने वाली बात है। कौन सी पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट, जैसे डेफिनेशन में है कि सेम पोटेंशियल है, इसका मतलब है ऑन द सरफेस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। ऑन दैट सरफेस potential difference between any two points equal to 0। दूसरा पॉइंट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0 होता है बेटा, किसी चार्ज को अगर मैं दो पॉइंट के बीच लेके जाऊं तो वर्क डन कितना होगा? वो भी 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि वर्क डन क्या होता है? क्यू डेल्टा वी होता है बेटा। क्यू डेल्टा वी नहीं रहेगा, 0 रहेगा, तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। तो वर्क डन टू मूव एनी चार्ज Q naught along this surface between two points equal to 0। मतलब वर्क डन क्या होता है बेटा? Q डेल्टा V होता है। अगर Q डेल्टा V होगा बेटा तो ये डेल्टा V 0 है, दैट्स इम्प्लाइज वर्क डन इज इक्वल टू 0 एज डेल्टा V इज इक्वल टू 0। तो किसी भी दो उसी सरफेस पे अगर कोई भी पॉइंट पे आप दो पॉइंट के बीच A B कुछ यहाँ पे F पॉइंट तक अगर A से F तक ले जाते हैं या A से B तक ले जाते हैं या B से F तक ले जाते हैं, वर्क डन 0 होगा। वर्क डन 0 होगा तो एक और बातें समझ में आती है। क्या समझ में आती है? अगर वर्क डन 0 होता तो एक बात समझ में आती है कि भाई इसके एलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी नहीं होगा, इस सरफेस के एलोंग फील्ड लाइन नहीं होगा, क्योंकि वर्क डन 0 हो रहा है। इसका मतलब है फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस लाइन में होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इधर नहीं होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर इधर नहीं होगा तो किधर होगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो उसको भी मैं आपको लिख दे रहा हूँ बेटा यहाँ। तीसरा पॉइंट, as work done along this surface, as work done between two points along this surface is 0. This shows electric field lines along this surface 0. Along this surface are 0. That means that is it must be perpendicular to the surface. Perpendicular to the surface. अगर मैं किसी सरफेस की बात करूं और बोलूं कि बेटा इसके अलोंग जो है अगर मैं जाता हूं वर्क डन 0 है, तो डेफिनेटली
परपेंडिकुलर ही होगा, क्योंकि अगर कोई कंपोनेंट भी लेते हैं बेटा कोई थीटा में, तो इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा। मान लिया ये एफ है बेटा, एफ कोस थीटा आ जाएगा, एफ कोस थीटा आ जाएगा तो वक्र हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, एफ बोलो चाहे ई क्यू बोलो, इसके ऊपर ई क्यू कोस थीटा लग जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस का क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या पॉइंट मिला? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस travels perpendicular to the equipotential surface। equipotential surface इसका मतलब है बेटा, इसका मतलब है तीसरा, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसका मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस travel perpendicular to equipotential surface। surfaces चौथा पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ, मान लिया दो सरफेसेस है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, ये मान लिया V1 है, V2 है, V1 इज ग्रेटर देन V2, सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन is from higher potential viewpoint, from higher potential, from higher potential, higher equipotential surface to surface to lower equipotential surface। So as work done, क्या बात सीखे? As work done between 2 points along this surface is zero। This shows electric field lines along this surface are zero। That is, it must be perpendicular to the surface। perpendicular to the surface होगा, मतलब किसी equipotential surface का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो कभी कभी किसी इंक्लिनेशन में रहेगा, हमेशा कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। एक बात हो गया। दूसरी बात है कि ये डायरेक्शन किधर होगा? जैसे मान लिया मैं अगर बात करूं यहाँ 10 वोल्ट दे दूं और यहाँ पे 20 वोल्ट दे दूं, तो किधर होगा? हमेशा हाईयर से लोअर, 20 वोल्ट से 10 वोल्ट की तरफ, 20 वोल्ट से 10 वोल्ट की तरफ, कभी भी 10 वोल्ट से 20 वोल्ट की तरफ नहीं होगा, हमेशा हाईयर से लोअर होगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फोर्स का डायरेक्शन हम ग्रेविटेशन में कैसे लेते हैं? हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी में। अगर ये दो पोटेंशियल एनर्जी दे दिया, ये मान लिया कि 100 जूल का, और यहाँ पे मान लिया हमने दे दिया आपको 20 जूल का, तो किधर डायरेक्शन फोर्स का किधर होगा? ग्रेविटी फोर्स का किधर होगा? तो हमेशा हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसी तरीके से ये फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन ऐसे ही होता है। आपको कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं तो इसके ऊपर। प्रॉब्लम 1, मान लो मैं ऐसे दे दिया आपको 0, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट,
ये 5 सेंटीमीटर बोला फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन डायरेक्शन, और यहाँ पे दे दिया आपको x डायरेक्शन, इधर दे दिया y डायरेक्शन। क्या आंसर आएगा? किसी भी दो सरफेस के बीच में अब देखो कितना डिफरेंस है, तो डिफरेंस है आपका कितना 20 माइनस 10 या 10 माइनस 0 कितना आएगा 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय किधर हो गया बेटा 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो कितना हो जाएगा, ये 5 टू 10 हो गया, कितना हो गया बेटा 2 इंटू 10⁻², मतलब 200 क्या आ गया वोल्ट पर मीटर लिखो ऐसा, या न्यूटन पर कूलम लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन, और ये आई कैप हो जाएगा 200 आई कैप, ठीक है, वोल्ट पर मीटर। डायरेक्शन किधर होगा बेटा, हायर टू लोअर होता है, हायर टू लोअर का मतलब किधर होगा, ये 0 10 20 ही है ना, तो ये हायर इधर है मतलब माइनस की तरफ होगा बेटा, तो आप माइनस लिखेंगे -2/dx ऐसा, डायरेक्शन माइनस आई कैप, ये मैग्नीट्यूड है और ये माइनस आई कैप इधर होगा हायर से लोअर की तरफ, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस आई कैप लिखा, ठीक है। प्रॉब्लम 2, मान लिया कि मैं आपको एक ऐसा सरफेस दे रहा हूँ, ठीक है, और कुछ दे दिया मैं आपको 0 और इधर से दे रहा हूँ 0 32 64 वोल्ट ऐसा दे दिया, और ये x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है, और इधर से मान लिया 53 डिग्री दे दिया। अब बोला फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे बेटा, E इक्वल टू मैग्नीट्यूड पहले निकाल लो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए कैसे लिखेंगे, ये 0 32 वोल्ट 64 वोल्ट है और ये 53 डायरेक्शन में है, ये कुछ दे दिया आपको मान लो 20 सेंटीमीटर दे दिया बेटा, ये भी 20 सेंटीमीटर दे दिया सपोज, तो अगर मैं 20 सेंटीमीटर दिया तो ये डायरेक्शन में, तो आपको इक्विपोटेंशियल का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाना है, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मतलब ये वाला डायरेक्शन, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गया, ये ऐसा सीधा जाएगा, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन जाएगा, ये देखिए ऐसा ये डायरेक्शन है, तो ये 53 है तो ये कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, ये 37 डिग्री हो गया, और ये कितना 20 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा, क्योंकि सरफेस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि फील्ड लाइन उसी डायरेक्शन में आता है बेटा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ना, तो कितना हो जाएगा ये 20 cos 37 कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कितना आ जाएगा 20, ये डिस्टेंस आ जाएगा 20 और सेंटीमीटर है तो 10⁻² लिख दो, cos 37 का मतलब कितना हो गया 20 इंटू 4/5 इंटू 10⁻², 5 4 कितना आ गया बेटा 16 सेंटीमीटर, या 16 इंटू 10⁻² मीटर लिख दो, ये डिस्टेंस आ गया। सो मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, किसी के बीच 32 -0 32 डिवाइडेड बाय कितना लिखेंगे 16 इंटू 10⁻², ठीक है, ऊपर लिख दिया 10⁻², कितना आ जाएगा 2, सॉरी 10⁻², तो ऊपर चला जाएगा, ये 10⁻² नीचे लिखा हुआ है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻², कितना आ गया 200, ठीक है, 200 वोल्ट पर मीटर। मगर आपको अगर वेक्टर डायरेक्शन के साथ लिखना है तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, हायर से लोअर, मतलब ये डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में जाएगा बेटा, ऐसा है, ये डायरेक्शन में जा रहा है, इसका एंगल कितना है 37 डिग्री, तो इसका एक कंपोनेंट इधर, दूसरा कंपोनेंट इधर, ये है E,
ये हो जाएगा ई कॉस 37, ये नीचे क्या आ जाएगा ई साइन 37, ऐसा आ जाएगा। ई का वैल्यू 200 आया है, आंसर कैसे लिखेंगे 200 cos 37 आई कैप, इधर से आई कैप आ जाएगा, ठीक है, और नीचे जा रहा है तो आ जाएगा -200 sin 37 जे कैप। ये मतलब कितना आ गया इक्वल टू 200 इंटू 4/5 कितना आ जाएगा, ठीक है, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और ये आ जाएगा 200 इंटू 3/5 जे कैप, 5 4 जा 20 40 कितना आ गया 160 आई कैप -120 जे कैप। ठीक है, अब थोड़ा कंडक्टर की भी बातें कर लेते हैं बेटा। कंडक्टर बेसिकली कंडक्टर्स के बारे में सब लोग फैमिलियर होते हैं, सिंस क्लास 8 से ही आपको बताया जाता है कि कंडक्टर्स क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी में या हम बोले ये वो मटेरियल है जो जिसमें अगर हम इलेक्ट्रिक करंट दें तो वो इलेक्ट्रिक करंट उसमें that material allows the current to pass through it when potential difference applied। मतलब कंडक्टर वो चीज है जो करंट को अलाउ करता है अगर उसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करे, ठीक है। मगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर हम बात करें बेटा, कोई अगर कंडक्टर है, सपोज किसी तरह का भी कंडक्टर है, अगर किसी तरह का कंडक्टर है तो क्या क्या बातें हमें जानना है इसमें। अगर मैं इन कंडक्टर्स के ऊपर चार्ज दे दूं किसी तरीके से चार्ज, तो ये चार्ज क्या इनसाइड भी रिसाइड करेगा या बाहर ही रहेगा। तो बेटा इसका आंसर है कि अगर आप चार्ज देते हैं तो सारा चार्ज सरफेस के ऊपर आ जाता है बेटा, अंदर नहीं जाता है। सारा चार्ज कहाँ जाता है, अगर आप दोगे सारा चार्ज अलग से, अगर आप चार्ज देंगे इसके ऊपर तो ये सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा, मान लिया नेगेटिव चार्ज भी दिया तो सारा चार्ज सरफेस के ऊपर आएगा, अंदर में चार्ज नहीं जाता, डिसाइड नहीं जाता। ऐसा कैसे होता है, तो एक्चुअली होता है क्या है कि कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, और ये इसका प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है इसका, ये इसका प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि जितने चार्जेस हैं, ठीक है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन से बेसिकली। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूंगा पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उस मटेरियल पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से तो पॉजिटिव चार्ज हम बोल दिए उसके अंदर। अगर मैं बोलूँगा नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक्चुअली खेल पूरा इलेक्ट्रॉन्स का ही होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का खेल होता है, तो ये क्या होता है, फ्री मोबाइल होता है, और इसीलिए ये क्या होता है, रिपेल होके कहाँ पे आ जाता है बेटा, सरफेस पे आ जाता है बेटा, अंदर नहीं जाता, डिसाइड नहीं करता। इसको ऐसे भी समझेंगे, मान लें किसी अगर हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रखा बेटा ये प्लस,
और ये माइनस, ऐसा रखा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर को रखा। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लिया किसी दो कंडक्टर के बीच अगर हमने क्या किया बेटा, दो चार्जेस में ऐसा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा देखिए प्लस से माइनस की तरफ ऐसे जाएगा। अगर हम यहाँ पे कोई कंडक्टर रखते हैं तो कंडक्टर के साथ होता क्या है वो देखिए क्या होता है इसके साथ। अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई कंडक्टर रखता हूँ तो इसके अंदर जो चार्जेस है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करेगा बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुसार क्या होता है, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो जितने इलेक्ट्रॉन्स है सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर आ जाएगा बेटा, फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये सारा इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएगा तो इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, सारा इलेक्ट्रॉन्स इधर भागने लगेगा, फोर्स इधर लग रहा है। ये सब तब तक भागेगा जब तक कि पूरा का पूरा क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ में आ जाए यहाँ पे। अगर आ जाएगा तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे तो इधर कौन सा चार्ज हो जाएगा बेटा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और इधर कौन सा चार्ज हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर भाग गया। इसका मतलब ये चार्जेज जो है बेटा ये इंड्यूस्ड चार्जेज है। ये कौन से चार्जेज हो गया, इंड्यूस्ड चार्जेज हो गया, ये इंड्यूस्ड चार्जेज है बेटा, ठीक है, इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज है। अब ये इंड्यूस्ड चार्ज है तो खुद चार्ज की वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा। इधर मान लिया कि मैंने एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट रखा था और इधर कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ के इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया। मान लिया U1 है, ये दोनों बराबर हो जाएगा तो बेटा फील्ड इंटेंसिटी ही नहीं रहेगा। मतलब ऐसा हालत में ई नॉट इक्वल टू ये T1 बोल दो, ऐसा रहा, ठीक है। मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड दोनों का क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। डायरेक्शन क्या रहेगा, ऑपोजिट रहेगा, क्योंकि देखो इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से ये डायरेक्शन है, एक्सटर्नल फील्ड के का डायरेक्शन इधर है और इंड्यूस्ड के फील्ड की वजह से ये डायरेक्शन इधर है। दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम हो गया, क्या सेम हो जाएगा बेटा, तब तक ये मूव करता रहेगा जब तक कि ये दोनों मतलब अपना क्या बोले इक्वल ना हो जाता है बेटा। तो जब इक्वल होगा तो अब मूव करना बंद कर देगा, तो ये दोनों इक्वल हो गया। इक्वल होते ही क्या हो जाएगा बेटा, ये दोनों जीरो हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट फील्ड इंटेंसिटी inside a conductor is 0, ठीक है। ये प्रॉपर्टी 2 में आ गया कि किसी भी कंडक्टर के को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर अगर रखें तो फील्ड इंटेंसिटी अंदर में 0 होता है। चाहे आप अगर कोई कंडक्टर लिया चार्ज भी यहाँ पे रख दिया है तो भी इलेक्ट्रिक, ये समझ लो कि एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखा तो क्या फील्ड इंटेंसिटी होगा, अभी भी फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये बात जानने को मिला हमें, नेट फील्ड इंटेंसिटी किसी भी कंडक्टर के अंदर बेटा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और दूसरा चीज, किसी भी कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइन अगर पास करता है तो बेटा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही होता है, जैसे कि हमने उसमें देखा इक्विपोटेंशियल सरफेस में देखा। वैसे कंडक्टर के साथ भी होता है बेटा। अगर एक कंडक्टर में हमने रख दिया, मान लिया कुछ भी चार्ज रख दिया, ऐसे चार्ज कहीं पे कोई कंडक्टर है सपोज, और हमने क्या किया बेटा, जैसे कुछ चार्ज रख दिया हमने, फील्ड कोई फील्ड लाइन दे दी, जैसे फील्ड लाइन के अंदर हमने ये किया बेटा, रखा इसको, तो ये कंडक्टर में फील्ड लाइन जब जाएगा बेटा कैसे जाएगा, परपेंडिकुलर टू द ही सरफेस होगा। ये बने ये ऐसा सरफेस, मतलब ये रेडियस की तरफ जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा, तो ये सब सेंटर की तरफ ऐसे, सेंटर डायरेक्शन यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा बेटा, सेंटर की तरफ हो जाएगा, ये डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। निकलेगा भी तो इसी तरीके से, सेंटर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है बेटा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सेंटर से जाता हुआ ऐसा, कंडक्टर का हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। फिर वहीं पे यही बात आ जाता है जैसे सरफेस पे देखा, परपेंडिकुलर ही क्यों,
क्यों नहीं किसी एंगल पे होता है बेटा? ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर किसी सरफेस का अगर मैं परपेंडिकुलर न रख के एक एंगल देता हूँ बेटा, तो ये एक थीटा आएगा तो इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा, यहाँ पे ई साइन थीटा आ जाएगा बेटा। अगर मैं यहाँ से लिया तो ई साइन थीटा आने का मतलब क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट क्या करेगा, इसको मूव कर देगा बेटा सरफेस पे। तो फिर हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, फिर ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा बेटा। इसका मतलब है इट इज नॉट पॉसिबल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा कंडक्टर पे, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। दूसरा, अगर मैं इसमें चार्ज रखूं पूरा किसी कंडक्टर पे, ठीक है, और मैं बोलूं बेटा कि ये क्यों रखा, r डिस्टेंस पे बताइए इसका फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ऐसा हमने रख दिया सरफेस के ऊपर। क्या होगा r डिस्टेंस पे? तो हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस ले लेते हैं पूरा, ऐसे गॉसियन सरफेस ले लेंगे, ऐसे गॉसियन सरफेस ले लेंगे बेटा। तो क्या लिखेंगे, ई गॉसियन सरफेस कैसे होता है, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, मतलब ई इंटू ये डायरेक्शन में 4 पाई आर स्क्वायर बी और डॉट डी ए cos 0 हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री यहाँ पे लिखा cos 0 डिग्री इक्वल टू क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज क्यू निकाला डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, e into 4 pi r square is equal to q by epsilon naught। so e is equal to कितना आ गया बेटा, q by 4 pi epsilon naught r square, मतलब ये वही आ गया k q by r square आ गया बेटा, ठीक है। तो इस तरह से कंडक्टिंग स्फीयर पे अगर आप चार्ज डालते हैं तो किसी r डिस्टेंस पे जो फील्ड इंटेंसिटी होगा आउटसाइड में वो कितना होगा, k q by r square होगा। इसका मतलब है पूरा चार्ज को हम कंसीडर कहाँ पे करते हैं, कंसीडर करते हैं कि वो सेंटर पे हो, तभी ये पॉइंट चार्ज सेंटर पे हो। पूरा चार्ज जो है q उतना कहाँ पे, सेंटर पे पॉइंट चार्ज है, जिसके वजह से फील्ड इंटेंसिटी इतना आ रहा है, ठीक है। कुछ दूसरा एग्जांपल देखते हैं कंडक्टर पे। मान लिया कि हमने कंडक्टर पे स्फेरिकल सॉलिड कंडक्टर था, उसको हमने क्या किया, यहां से निकाल दिया इधर, ठीक है। अगर मैं यहां से निकाल दिया और इसके अंदर इस जगह पे मैंने क्यू चार्ज रखा, सेंटर पे क्यू चार्ज रखा, तब बताइए क्या क्या होगा, कैसे फील्ड इंटेंसिटी हम ये करेंगे। ये स्फेरिकल कंडक्टर है बेटा, जिसको अंदर से हमने निकाल दिया, तो ये पूरा मटेरियल है, ये मटेरियल है बेटा। और आप जानते हो कि मटेरियल के अंदर अभी भी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है किसी भी कीमत में, ठीक है। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, ये सेंटर है, मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है, ये हमने देखा था वहाँ पे पहले देखा था। तो ये आपको ये बताना है, मान लिया हम कोई पॉइंट ले लिया, ए पॉइंट ले लिया, बी पे हमको पता ही है 0, फिर भी हम करेंगे, और सी पे, ये तीन जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए, क्यू हमने सेंटर पे रखा हुआ कंडक्टर। तो गॉसियन सरफेस लीजिए, अगर ए के लिए हम करेंगे बेटा तो सारे तीनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे, ए पे, मतलब आप ये मान लो सरफेस, ये सरफेस S1 है, ये सरफेस ऊपर S2 है, और यहाँ पे ये ए पे हमें निकालना है, किसके वजह से, क्यू के वजह से, क्यू के वजह से कितना आ जाएगा बेटा। तो ये देखिए गॉसियन सरफेस यहाँ पे लगा दीजिए, अगर आपने यहाँ पे गॉसियन सरफेस लगा दिया बेटा तो बाहर के वजह से अंदर पे तो नहीं होगा फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन अंदर के वजह से होगा, मतलब कितना हो जाएगा, के क्यू, ये वाला वही EDS वाला आपने जो लगाया E इंटू, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक r डिस्टेंस है तो 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट लिखा आपने, 4 पाई r स्क्वायर। सो e इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, k q बाय r स्क्वायर आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q बाय r स्क्वायर आ गया।
फिर सरफेस इसके वजह से क्या होगा बेटा यहाँ पे ए पे, ठीक है, के क्यू बाय आर स्क्वायर किसके वजह से आया, इसके वजह से आया। इसके वजह से क्या होगा बेटा, तो इसके वजह से नहीं होगा यहाँ पे। क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये इनसाइड द सरफेस है, ऐसा है, ठीक है। अब अगर मैं बिल्कुल इस पॉइंट पे बात करूं तब तो फील्ड इंटेंसिटी सरफेस के ऊपर तो होगा यहाँ से, बट लेकिन जस्ट अगर मैं थोड़ा सा इधर जाऊँ, मटेरियल के अंदर घुस जाऊँ, तो यहाँ पे अगर आप कॉस्मिक सरफेस लगाओगे बेटा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, अब ध्यान से सुनो। ये मान लिया अगर कैविटी है और ये ऐसा स्फेरिकल सरफेस है, मैं मटेरियल के अंदर घुस रहा हूँ, जस्ट मटेरियल के अंदर घुस रहा हूँ, ये थोड़ा सा इधर, अगर मैं थोड़ा सा इधर घुस रहा हूँ बेटा मटेरियल के अंदर, तो भी फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगा। इस बात को आप कैसे प्रूव करोगे कि फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगा? इसके लिए आप क्या करोगे, गॉसियन सरफेस यहीं पे लगा दो। अगर आपने गॉसियन सरफेस यहाँ पे लगा दिया बेटा, तो इस क्यू की वजह से तो आपको पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, ड्यू टू क्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। के क्यू बाय यहाँ तक का डिस्टेंस हमने आर ले लिया, के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। चलो ठीक है। अब चूंकि आपको पता है मटेरियल के अंदर फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, जीरो होता है, आपको पता है, मगर यहाँ पे देखो के क्यू बाय आर स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब है जीरो होने के लिए माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर होना चाहिए, तभी ये जीरो होगा। तो ये कहाँ से आप लेके आओगे माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर? ये सरफेस है आपका, और ये आपका गॉसियन सरफेस है बेटा, ये जो है गॉसियन सरफेस है, और ये अंदर वाला सरफेस है जिसका टुकड़ा आपने निकाल दिया था बेटा, ये ऐसा हो रहा है। तो इस ये गॉसियन सरफेस है, तो इस सरफेस गॉसियन जो सरफेस है बेटा, ठीक है, तो इसके अंदर ही माइनस होना चाहिए, माइनस नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी जीरो होगा। क्योंकि अपने मटेरियल के अंदर आपको बहुत अच्छे से पता है कि मटेरियल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होता है, ये बहुत अच्छे से पता है। तो या ए इस पॉइंट क्यू के वजह से तो के क्यू बाय आर स्क्वायर है, मगर ये माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर, माइनस क्यू चार्ज कहाँ पे होगा, तो हवा में तो हो नहीं सकता बेटा, यहाँ पे कहाँ पे होगा बेटा, तो सरफेस के ऊपर होगा बेटा, इस सरफेस के ऊपर देखो माइनस चार्ज होगा, मतलब ये इंड्यूस हो जाता है सरफेस के ऊपर माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। अब नेट चार्ज तो क्यू होना चाहिए, तो ये प्लस क्यू हो गया, माइनस क्यू हो गया, इसका मतलब है कि डेफिनेटली बाहर आउटर सरफेस पे जो अंदर का जो चार्ज है बेटा वो कहाँ चला गया, बाहर चला गया। तो नेट चार्ज कितना हो गया, प्लस क्यू फिर हो गया। इसका मतलब है ये चार्जेस जो है बाहर, ये बाहर पे डिसाइड कर गया बेटा, अभी भी वही बात है, ठीक है। सो एक बात सीखने को मिला कि ऐसे हालत में यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है, तभी मटेरियल के अंदर हमें जो हो रहा है ये बी पॉइंट पे, मान लिया हमने इसको बी पॉइंट बोला, बी पॉइंट पे, ये बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, इसके लिए इंड्यूस होगा कहीं पे चार्ज, और वो कहाँ पे चार्ज इंड्यूस होगा, सरफेस के ऊपर होगा चार्ज इंड्यूस होगा। तो तभी जाकर के मटेरियल के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा और कुछ देखते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं कंडक्टर में। मान लो कि ऐसे ही हमने लिया स्फेरिकल सरफेस, यहाँ पे क्यू रखा, और ए पॉइंट, ठीक है, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ए पॉइंट दिया, ये आर है, ये टूवर्ड डिस्टेंस, और आपको बोला बेटा ए बी और सी पे तीनों पे फील्ड इंटेंसिटी निकालिए, फील्ड इंटेंसिटी ए बी और सी पे निकालिए और पोटेंशियल निकालिए, ठीक है। बिल्कुल ए पे पहले ही देखा कि फील्ड इंटेंसिटी कहाँ कहाँ पे, ए पे, बी पे, सी पे, और आपको पोटेंशियल भी निकालना है। फील्ड इंटेंसिटी ए पे अगर निकालेंगे बेटा तो कैसे निकालेंगे, देखिए ए पे निकालेंगे तो सिर्फ इसकी वजह से होगा, बाकी सारी चीज़ों की वजह से नहीं होगा। तो सिर्फ क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, नो डाउट। ये आर मतलब स्मॉल आर है ऐसे ए पे, ठीक है। बी पे क्या हो जाएगा बेटा, जीरो, ये आंख बंद करके आप जीरो बोल दो। और सी पे क्या हो जाएगा बेटा, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, मान लीजिए ये आर डिस्टेंस, यहाँ पे आर वेरिएबल डिस्टेंस है, अगर ये अंदर में है तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, बाहर है तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये आर क्या है, बाहर है, आपको R1 भी लिख सकते हो, चलो ये स्मॉल R1 स्क्वायर है, सॉरी। अगर हम पोटेंशियल लिखा
ठीक है। बी ए पे, तो बी ए पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा? तो देखो पोटेंशियल की बात अगर मैं करूँ यहाँ पे, तो ये तीनों चीज़ों की वजह से होगा। एक तो इस के क्यू बाई आर इसके वजह से, के क्यू बाई आर इसके वजह से हो गया। दूसरा किसकी वजह से? सरफेस पे माइनस चार्जेस था बेटा, ऐसा माइनस चार्जेस था, तो माइनस के क्यू बाई कितना हो जाएगा? कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद इधर प्लस क्यू चार्ज है, तो ये चार्ज बाहर रिसेट कर रहा है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना जरूरी होता है बेटा। ये प्लस क्यू चार्ज किधर आ गया बेटा? इधर आ गया, बाहर में आ गया प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? प्लस के क्यू बाई टू आर। ये देखिए ऐसा आ गया। तो फाइनली कितना आ गया? के क्यू बाई आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस के क्यू बाई टू आर, माइनस के क्यू बाई टू आर। ठीक है। अगर सी पे निकालना है पोटेंशियल, सी पे, सी मतलब यहाँ पे आर डिस्टेंस पे, ये इसकी वजह से आ जाएगा के क्यू बाई आर, आर डिस्टेंस पे आर वन ले लो, चलो आर वन ले लो। फिर इसके वजह से सी पे, ठीक है, पे निकालो, बी पे निकालो, बी पे निकालते, बी पे निकालते पोटेंशियल क्या होता है बी पे, पहले बी पे निकालते। बी पे पोटेंशियल अगर हमने निकालेंगे यहाँ पे बी पे बेटा, इस बी पे, तो यहाँ से इसके वजह से यहाँ तक बी पे, ठीक है, क्या हो जाएगा? के क्यू बाई कैपिटल आर वन ले लो, ये आर वन कैपिटल आर वन डिस्टेंस, कैपिटल आर वन हो जाएगा। फिर इसके वजह से भी वही हो जाएगा बेटा, माइनस के क्यू बाई आर वन हो जाएगा। इसके वजह से, इसके वजह से क्यों? ये अगर सरफेस पे अगर ऐसा है माइनस है, ठीक है, तो पोटेंशियल इसके वजह से यहाँ पे बिल्कुल वही होगा। अगर माइनस है तो माइनस के क्यू बाई आर वन होगा, क्योंकि पूरा जो चार्जेज है बेटा, कहाँ कंसीडर ऐसे करते हैं, पॉइंट चार्ज करते हैं सेंटर पे, ठीक है, पॉइंट चार्ज क्या कंसीडर करते हैं? सेंटर पे, तो माइनस के क्यू बाई आर वन, तो यही लिखा माइनस के क्यू बाई आर वन लिखा बेटा। उसी तरह से अगर हमें सी के लिए करना है, तो सी के लिए क्या लिखेंगे? प्लस के क्यू बाई कितना लिखेंगे? पूरा का पूरा यहाँ तक कितना है? 2r है, तो 2r लिखा गया ऐसा। ये देखो ये कट गया बेटा, क्या आ गया? कांस्टेंट वैल्यू आ गया। तो एक चीज़ और समझ में आया कि मटेरियल के अंदर ये जो पोटेंशियल है बेटा, ये कांस्टेंट आ रहा है हमारा। ठीक है, इसी तरह से सी का भी निकाल सकते हैं। सी का निकालेंगे तो एक एक का बी सी अगर हम लेंगे बेटा, तो ये एक लिखेंगे के क्यू बाई आर वन माइनस के क्यू बाई, फिर क्या हो जाएगा? इसका भी आर वन हो जाएगा, ठीक है, के क्यू बाई आर वन माइनस के क्यू बाई आर वन, और फिर क्या आ जाएगा बेटा? प्लस के क्यू बाई टू आर, के क्यू बाई टू आर। ये पे भी आया था कांस्टेंट 2r, यहाँ पे r1 है ना, r1 2r1 ऐसे, aq बाई कार्बन डिस्टेंस r1 तक है ना, r1 डिस्टेंस, aq बाई r1 माइनस kq बाई r1, ये r1 डिस्टेंस हो गया, माइनस kq बाई r1, इसका माइनस kq बाई r1 हो गया, प्लस kq बाई r1, kq बाई r1 नहीं होगा। R1 मतलब इस पूरे स्फीयर का, ये पूरा स्फीयर पे अगर चार्ज है बेटा, ठीक है, तो इसका एजम्पशन हम क्या करते हैं कि ये कहाँ पे है? सेंटर पे है। अगर R1 डिस्टेंस पे है तो क्या लिखेंगे? के क्यू बाई R1, पूरा क्यू को हम यहाँ पे एजम्पशन करते हैं, ये सेंटर पे R1 डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा? के क्यू बाई R1 इस आउटर सरफेस के, ठीक है। एक और लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं बेटा। मान लो कि ऐसा कंडक्टर है, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ,
क्यू यहाँ पे चार्ट डाला और यहाँ पे अलग से मैंने 2Q चार्ट डाला ऐसे। अब आपको बोल दिया बेटा कि बताइए ए पे, बी पे, सी पे, सरफेस पे, सी पे ऐसे 3 पॉइंट दे दिया, क्या होगा पोटेंशियल, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कुछ भी अगर पूछेगा तो आप बता सकते हो बेटा। अगर क्यू है तो इधर क्या आ जाएगा बेटा, अभी अभी बताया था इंड्यूस हो जाएगा इस सरफेस पे, कितना इंड्यूस हो जाएगा, माइनस इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। माइनस क्यू यहाँ पे आ गया, प्लस क्यू यहाँ पे आ गया, प्लस क्यू प्लस 2Q पूरा कितना हो जाएगा बेटा, नेट 3Q आ जाएगा बेटा। 2Q पहले अलग से डाला हुआ चार्ज है, ये Q इसका इंड्यूस होकर के यहाँ पे आया और ये प्लस 2Q अलग से, तो टोटल कितना हो गया, 3Q हो गया। अब तो आप निकाल ही सकते हो पोटेंशियल ए पे, अगर पोटेंशियल ए पे निकालना है तो क्या लिखना होगा बेटा, के क्यू बाई उसी तरह के से आर स्क्वायर, ठीक है, और बी के ये इसके माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस मान लिया आर लिया, ये डिस्टेंस मान लिया 2r दिया, ऐसा किया आर स्क्वायर लिखा सही लिखा, पोटेंशियल है ना, तो पोटेंशियल के क्यू बाई आर लिखा, माइनस के क्यू बाई आर लिखा, ठीक है, और फिर ये 2Q के वजह से प्लस क्या लिखा, 2Q प्लस Q 3Q, क्या लिखेंगे, K इंटू 3Q बाई 2R, ये हो गया। उसी तरह से अगर पोटेंशियल VB पे निकालना है तो क्या लिखेंगे बेटा, KQ बाई, मान लिया ये R यहाँ पे आ गया, ऐसा R लिखा हमने, ये R डिस्टेंस पे KQ बाई R, ठीक है, फिर B की वजह से माइनस KQ बाई R प्लस 3KQ बाई 2R, ऐसा आ जाएगा। मतलब ये Q को आपको यहाँ पे ले जाना है, ये आपका इंड्यूस होगा, प्लस एडिशनल जो 2Q चार्ज दिया है वो साथ में भी ऐड हो जाएगा, मतलब प्लस Q 3Q हो गया। इस तरह से आप BC का भी निकाल लोगे, ठीक है। एक और आप देखें बेटा, अगर किसी स्फेरिकल सरफेस के अंदर, मतलब ये से यहाँ पे मैंने चार्ज क्यों रखा बेटा, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा बेटा। अगर सेंटर पे रखा बेटा, सेंटर पे रखा तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ बेटा। ये सारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, माइनस क्यू चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्यू रखा बेटा तो माइनस क्यू चार्ज ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा बेटा। तो अगर ये सेंटर पे तो यूनिफॉर्म होगा, सेंटर पे रहेगा तो सब जगह परपेंडिकुलर 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 डायरेक्शन में, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा सेंटर पे बेटा, यूनिफॉर्म। और बाहर भी अगर स्फेरिकल है तो ये भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। मान लो कि मैंने सेंटर पे ना रख के यहाँ पे रखा, तब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा बेटा, तब डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा, तब डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो ठीक से बनाता हूँ मैं, मान लिया कि एक ऐसा स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, सेंटर पर ना रख के मैं सेंटर से अलग रखा के, अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म होगा, तब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्यों बेटा, क्योंकि ये देखो ये हमेशा सेंटर परपेंडिकुलर ही सरफेस पे आता है, परपेंडिकुलर सरफेस का मतलब कैसा होगा, कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा बेटा, सरफेस पे परपेंडिकुलर हमेशा इसका डायरेक्शन ऐसा जाएगा, मतलब ऐसा, ये ऐसे चल जाएगा डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द सरफेस आएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस आएगा, ऐसा परपेंडिकुलर मतलब सेंटर और उसके बीच में स्ट्रेट लाइन आ जाएगा ऐसा, ठीक है, इस तरीके से हमेशा सेंटर की डायरेक्शन जब भी सरफेस पे आएगा बेटा, डायरेक्शन कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसको थोड़ा ऐसे बना के यहाँ पे चार्ज है ऐसे ऐसे इस तरीके, ठीक है, और लेकिन बाहर निकलेगा कैसा,
हमेशा परपेंडिकुलर मतलब सेंटर का परपेंडिकुलर, सेंटर से लाइन स्ट्रेट कौन साइड होना चाहिए, ऐसे जाएगा सेंटर से कौन साइड होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप जब परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो कैसा है, कैसे बात करते हैं, मतलब परपेंडिकुलर जब भी बात करते हैं तो आप सेंटर से स्ट्रेट लाइन सोचिए, ये टेंजेंट है, ये 90 डिग्री है बेटा, सेंटर से टेंजेंट है, ये 90 डिग्री है, मतलब सेंटर से पास करना चाहिए, टेंजेंट है 90 डिग्री है, ऐसे ऐसे इस तरीके से। मान लिया चार्ज हमने यहाँ पे रखा तो ये भी इसको इसी स्ट्रेट लाइन से जाना है, तो ये कैसे करेगा, ऐसे करेगा स्ट्रेट लाइन, ये ऐसा, ताकि ये जो जब गुजर रहा हो तो परपेंडिकुलर से गुजरेगा ऐसा, ठीक है। अब अगले वीडियो में देखेंगे बेटा कंडक्टर का, कंडक्टर ये कैपेसिटर, ठीक है।